हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स में। मैं हूं डॉक्टर उपासना। अपन है जो कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ है जो कि मैं पूरा का पूरा जो डिप्लोमा का कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूं। अपन जो शुरुआत की थी अपन ने वो की थी फार्मास्यूटिक्स के साथ और अपन ने 2 चैप्टर हैं जो कि कंप्लीट कर ली हैं। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे आपके ऑर्गेनोलेप्टिक और प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक में कौन कौन से ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो होंगे आपके कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट, और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि पेपर में आपको किस तरीके से सवाल देखने को मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन है जो कि क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कर लिया। आपको मैं मॉडल पेपर में इसको पूरा का पूरा डिवाइड करके भी डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, आप गौर से देखते रहना कि कहाँ कहाँ आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके फिलिंग तक ब्लैंक्स पूछ सकते हैं और किस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं। सवाल आपका है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स and what are organoleptic agents? Classify coloring, flavoring and sweetening agent, their ideal properties with suitable example। यानी कि कंबाइनली यहाँ पर मैंने पूछ लिया है कि फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स जो कि कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस में बता रखा है उनके बारे में आप डिटेल में बताइए। पेपर में आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पेपर में आपको पूछा जाएगा, गिव अ डिटेल नोट ऑन फ्लेवरिंग एजेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, गिव अ डिटेल नोट ऑन कलरिंग एजेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स एंड देयर आइडियल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इस तरीके से है जो कि आपको मेन एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। बट लिखना क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे सारा बता देती हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भाई फार्मास्यूटिकल एड क्या है, ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है ऐड, यानी कि अपन कोई भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसके अंदर अपन वो एजेंट ऐड कर रहे हैं जो इट्स सेल्फ कोई भी एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बट वो सिस्टम में ऐड किए जाते हैं ताकि एक सूटेबल डोजेस फॉर्म बनाई जा सके, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कैप्सूल हो, ऑइंटमेंट हो, सेमी सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर गैसेस डोजेस फॉर्म हो। यानी कि आपके जो फार्मास्यूटिकल ऐड क्या हो गए, एडिटिव्स कह दिए, एक्सीपिएंट कह दिए या फिर फिल्टर्स कह दिए, वो हो गए जिनकी कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होगी। साथ ही साथ ये हमेशा है जो कि सिस्टम के बल को इंक्रीज करने के काम आएंगे, या फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन को है जो कि एक अपील दे या फिर अट्रैक्टिवनेस दे, चाहे वो कलर हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो स्मेल हो या फ्रेगनेंस हो, उन सबको इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट ये कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि इनर्ट इन नेचर है, एकदम न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट, जब भी आपसे कोई पूछे कि फार्मास्यूटिकल्स ऐड क्या होते हैं, तो ये आपको ये 3 पॉइंट लिख के आने होंगे कि इनकी कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं होती, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ये सिस्टम में बेसिकली बल्क या फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के काम आते हैं। साथ ही साथ पर्टिकुलर कोई एस्थेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी अट्रैक्टिवनेस है या फिर अपीलनेस है, उसको इंक्रीज करने के लिए काम आते हैं, चाहे वो टेस्ट हो फॉर द कस्टमर, कलर हो या फिर स्मेल हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट आर कलरिंग एजेंट्स एंड गिव अ डिटेल नोट ऑन इट। ठीक है, तो सबसे पहले कलरिंग एजेंट की बात की जाए तो कलरिंग एजेंट क्या है, आपका एक ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट है जो कि सिस्टम के कलर को एनहांस करने के काम आता है। और अगर बात करें कि जो ये ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट है लाइक कलरिंग एजेंट, ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, तो ये आपके एनिमल सोर्स से मिल सकता है, वेजिटेबल से मिल सकता है, मिनरल से, और सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब कलरिंग एजेंट को डिटेल में है जो कि डिस्कस करते हैं। कलरिंग एजेंट पर्टिकुलर अपन उनकी बात करेंगे जो कि अपन फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़ करने जा रहे हैं, चाहे वो खाने के कलर हों, चाहे वो लगाने के कलर हों, या चाहे किसी न किसी डोजेस फॉर्म में अपन ने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐड किए हैं। उस आधार पे मैंने यहाँ पे है जो कि आपको क्लासिफिकेशन बताया है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कलरिंग एजेंट है जो कि अपन डोजेस फॉर्म में डाल रहे हैं, वो अप्रूव कौन करता है या डेफिनेशन इसकी किसने दी। तो अगर बात की जाए तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि FDA है, US FDA, उन्होंने बेसिकली कहा है कि कलरिंग एजेंट अपन उनको कहेंगे जो या तो कोई पर्टिकुलर डाई या पिगमेंट से ऑब्टेन होती है और साथ ही साथ कलर देने के लिए काम आती है, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे ड्रग्स हों, या फिर किसी ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू द FDA, वो पर्टिकुलर डाई या पिगमेंट जो कि कलर प्रोड्यूस करती है, चाहे फूड को, ड्रग्स को, ड्रग यानी कि आपकी डोजेस फॉर्म, कोई भी कॉस्मेटिक जो आप अप्लाई कर रहे हो स्किन के ऊपर या फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो नेल हो, कुछ भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कलरिंग एजेंट है, जैसे ये सारे के सारे कलरिंग एजेंट है जो अपन फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के नाम पे ये जाने जाते हैं। अब जो कलरिंग एजेंट है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में
तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट, तो आपको सिर्फ 6 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कि भाई अगर खूब सुंदर सा कलर होगा, बहुत सुंदर सी आपकी कोई चीज़ दिखेगी, तो क्या होगा, जो एक्सेप्टेंस है पेशेंट की वो भी आसान होगी कि नहीं भाई ये वाली अपन दवाई ले लेंगे। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है पेडियाट्रिक पेशेंट के अंदर। बच्चे नहीं कहते कभी अपन उनको कोई पैरासीटामोल सिरप पिला रहे होते हैं कि नहीं मम्मा वो पिंक वाला लेकर आना, या फिर वो रेड वाला लेके आना, या फिर वो येलो वाला लेके आना। तो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें वो कलर ऐड कर देंगे। पिंक के लिए रेसरबेरी डाल दिया, येलो के लिए उन्होंने मैंगो फ्लेवर भी डाल दिया और साथ में वो येलो कलर भी ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, वो अपीलिंग हो गया और साथ ही साथ एस्थेटिक प्रॉपर्टी वाला भी हो गया। उसके अलावा एस्थेटिक यानी कि दिखने में बहुत सुंदर होगा, तो कस्टमर के लिए भी अप्रोच करेगा, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई डाई हो या कोई फूड प्रोडक्ट हो, यानी कि अट्रैक्टिव भी होगा और अपीलिंग भी होगा। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत आसान होगा। इंडस्ट्री में बहुत क्या होता है, यूँ तो नहीं कि एक तरीके की टैबलेट बन रही है, बहुत सारी तरीके की टैबलेट बन रही होगी। अब हर तरीके की टैबलेट में बेसिकली सेम मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वाइट कलर का होगा या फिर वाइट तरीके के कंपाउंड होंगे। तो जब अपन एज मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपन वो दवाई बना रहे हैं, तो अपन उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सबके जो कलर्स हैं वो चेंज कर देते हैं ताकि उनके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाए। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बेसिकली एक टॉक्सिक कंटेंट है, एक मिथाइलेटेड स्पिरिट होता है, उसको है जो कि वॉलेट डाई उसमें डाल दी जाती है ताकि उन लोगों को ये पता रहे कि ये है जो कि टॉक्सिक इन नेचर है उस पर्टिकुलर वॉलेट कलर को देखते हुए, ठीक है। वरना वो ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, उसे बीवरेजेस या फिर ड्रिंकिंग सब्सटेंस के रूप में भी कोई यूज़ ना कर ले। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट की अगर बात की जाए कि आपके पास 4 तरीके के सिस्टम पड़े हैं, वो सब एक जैसे दिखते हैं। अब उसमें से आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई हमें कौन सा किस तरफ टाइम पे है जो कि कंज्यूम करना है, तो वहाँ पे भी कलरिंग एजेंट है जो कि यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जो क्लोरोफॉर्म है ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है, वैसा का वैसा आपका ट्राईक्लोरो इथाइलिन भी होता है, तो उसके अंदर है जो कि पर्टिकुलर ब्लू कलर ऐड कर दिया जाता है ताकि दोनों को है जो कि डिफ्रेंशिएट करा जा सके अकॉर्डिंग टू देयर कलर, ठीक है। उसके अलावा 5वें पॉइंट की बात की जाए कि जो कलर्स हैं, आपने देखा होगा कि जो कांच की बोतल है वो 2 तरीके की आती है, एक तो ट्रांसपेरेंट आती है और एक एम्बर कलर आती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो क्यों करते हैं, ताकि जो फोटोलाइटिक रिएक्शंस हैं या जो कोई यूवी रे से ख़राब हो रहा है या फिर कोई लाइट से आपका प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है उसका भी बचाव हो जाए। तो बेसिकली जो आपके कैप्सूल्स हैं जिसके ऊपर टाइटेनियम ऑक्साइड की कोट कर देते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड की कोट कर देते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को लाइट से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि सपोज आप एक टैबलेट बना रहे हो, ठीक है, टैबलेट आपकी 1000 मिलीग्राम की, उस 1000 मिलीग्राम में आपने 100 मिलीग्राम तो आपका ड्रग डाल दिया API, उसमें 200 मिलीग्राम कोई एक्सीपेंट X डाल दिया, 300 मिलीग्राम कोई एक्सीपेंट Y डाल दिया, ठीक है, और उसके अलावा आपने 400 मिलीग्राम कोई भी Z एक्सीपेंट ऐड कर दिया। अब जब आपने सपोज 10 लाख मेडिसिन एक साथ बनाई, अब 10 लाख मेडिसिन एक साथ बनाई, बट आप तो जो पर्टिकुलर पेशेंट को दे रहे हो वो तो एक टैबलेट दे रहे हो 1000 मिलीग्राम की, ठीक है। अब ये क्या अश्योरिटी है या क्या गारंटी है कि उस 1000 मिलीग्राम टैबलेट में, किसी भी टैबलेट को जब अपन उठा के देखेंगे तो सब के अंदर ये जो कंटेंट है वो इक्वल अमाउंट में है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तब यहाँ पर उस चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए अपन यहाँ पे थोड़े से हैं जो कि कलरिंग एजेंट डाल देते हैं उसके हाईएस्ट कंटेंट के अंदर। सपोज 400 मिलीग्राम डाइल्यूएंट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर क्या मैं रेड कलर फिल कर दूंगी, ठीक है, और वो जब आपस में मिक्स होगा तो एक पर्टिकुलर मुझे पता होगा कि भाई जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का कलर है जो कि मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो उसके आधार में मैं ये पता लगा सकती हूँ कि हाँ भाई हर एक कंटेंट आपस में प्रॉपर वे में है जो कि मिक्सेबल हो गया है। अब मैं कोई भी टैबलेट उठा के देखूँ, सबके अंदर मुझे इक्वल क्वान्टिटी ऑफ API एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंस के कि भाई एक्सेप्टेंस हो जाती है, एस्थेटिक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपर वे में कर पा रहा है। आगे चलते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी है जो कि सिस्टम लेना हो, कलरिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं किसी फॉर्मुलेशन बनाने में, तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले भाई वो इनेट होना चाहिए, आपके किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेबल, आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्सीपेंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ भी स्टेबिलिटी हो, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, जो एक्सपायरी है, उसे भी इंक्रीज़ करे। कंपैटिबल होना चाहिए हर एक इंग्रेडिएंट के साथ जो भी आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत आसानी से भी अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इसका खुद का कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसका खुद का कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। प्लस
कोई भी सॉल्वेंट हो उसके साथ सूटेबल हो, आपके हर एक सिस्टम के साथ सॉल्युबलाइज हो जाए, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी रखता हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी आपके पर्टिकुलर कलरिंग एजेंट में अवेलेबल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि भाई टाइप कितने हो सकते हैं कलरिंग एजेंट के। टाइप और क्लासिफिकेशन हमेशा आपको अलग अलग देखने को मिलेगा भाई। टाइप की अगर बात की जाए तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पे इसको टाइप में डिवाइड किया है। और क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आप किस तरीके से इसको इसका सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग क्या है उसके आधार पे वो क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखने के लिए बताया है। ठीक है, टाइप की अगर बात की जाए तो टाइप बेसिकली यहाँ पे 3 हैं। 3 टाइप की अगर मैं बात करूँ कि 3 कौन कौन से टाइप हैं, तो अकॉर्डिंग टू द जो स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है FDA है, और साथ ही साथ जो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, यही हैं जो कि हर तरह के कलर को अप्रूव करती हैं और साथ ही साथ सर्टिफाई भी करती हैं कि इन्हें आप खा सकते हैं, इन्हें आप डाइस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें टॉपिकली यूज़ किया जा सकता है, इन्हें कॉस्मेटिक में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके आधार पर इन लोगों ने क्या किया, 3 कैटेगरी बना दी, FD&C फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक, एंड फॉर द एक्सटर्नल ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स। ठीक है, FD&C के अंदर तो वो पर्टिकुलर कलर आएंगे जो कि खाने लायक हों, जिसके अंदर अपन जो भी कलरिंग फूड है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की अगर उनकी बात करेंगे जो कि पर्टिकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि आपके स्किन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, हेयर डाइज के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए अपन एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल के पर्टिकुलर उनकी बात की जाएगी जो कि टॉपिकली अप्लाई किए जा रहे हैं और जो कि टॉक्सिक हैं, जिन्हें अपन नहीं खा सकते हैं, वो टॉक्सिक इन नेचर होंगे या फिर जहरीले हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इनके क्लासिफिकेशन की कि किस तरीके से अपने को अकॉर्डिंग टू द सोर्स कलर्स हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं। तो अपने को 3 तरीके से हैं जो कि कलर मिल सकते हैं। एक तो अपने को ऑर्गेनिक डाइज मिलती हैं, ठीक है, दूसरा होती है इनऑर्गेनिक डाइज, और थर्ड होती है जो नेचुरल कलर्स या फिर जो वेजिटेबल से आपको मिलते हैं वो सारे के सारे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया था, ये देखिए। अब ये पर्टिकुलर जो फ्रूट्स हैं इनसे भी अपने को, जो कैरोटीन्स हैं इनसे भी अपने को जो कि पुराने टाइम पे कलर्स यहीं से ऑब्टेन किया करते थे। उसके बाद सिंथेटिक या फिर ये क्लेज हैं ये धीरे धीरे प्रचलन में आने लगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में 1 बाय 1 बात करें कि भाई ऑर्गेनिक डाइज क्या हैं और क्या होती हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये जो डाइज हैं सारी की सारी सिंथेटिक हैं, ठीक है, और केमिकली बनती हैं। प्लस ये कलर अपना तभी शो करेंगे जब आप इन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपन हेयर डाइज नहीं करते या फिर कपड़ों पे जो डाई करते हैं वो सारी की सारी आपकी ऑर्गेनिक डाइज हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल की बात की जाए तो अगर आपको येलो कलर लेना है तो DNC जो एक्ट है या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है या फिर जो कलर एक्ट है, उन्होंने ये कह रखा है कि टेट्राजिन लेमन को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर येलो कलर, आप इथ्रोसाइन यूज़ कर सकते हैं फॉर रेड कलर, आप ग्रीन एस यूज़ कर सकते हैं, पेटेंट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेक्स की अगर बात की जाए तो लेक्स भी बेसिकली इनके डेरिवेटिव्स ही हैं, बट इनके अंदर हैं जो कि पर्टिकुलर एल्यूमिनियम कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। और ख़ास बात इनकी लेक्स की ये रहती है कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ये ऑयल के अंदर अपना है जो कि डिस्पर्शन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी पर्टिकुलर लेक्स भी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो कि शो करती हैं। ये तो हो गए आपके ऑर्गेनिक। आगे चलते हैं आपके इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल के अंदर। तो मिनरल के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आता है आपके कैलामाइन का। कैलामाइन की अगर बात की जाए तो कैलामाइन का जो पर्टिकुलर पिंक रेडिश कलर है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड एंड द मिक्सचर ऑफ रेड कलर। ठीक है, इसे बनाने के लिए है जो कि अपन मिनरल कलर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आते कहाँ आते हैं, तो बेसिकली जो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं लाइक क्रोमेट्स हैं, मेटेलिक सिस्टम्स हैं, सल्फेट्स हैं, यहाँ से अपने को ये सारे ऑब्टेन होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं है, वाइट कलर का कंटेंट होता है, वो आपके कैप्सूल शेल को है जो कि कलर देने के काम आता है। आयरन ऑक्साइड है, ये सारे के सारे आपको यहाँ से ऑब्टेन होते हैं। आपने कैलामाइन लोशन देखा होगा बनते हुए, और नहीं देखा ये किस तरीके से बनता है तो इसका मैंने प्रैक्टिकल ज़रूर अपलोड कर रखा है। प्रैक्टिकल में आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं कौन से इंग्रेडिएंट किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, अपन किस तरीके से उसको बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एक पिंकिश कलर उसके अंदर आता है आयरन का, वो रीज़न उसका ये होता है कि उसके अंदर अपन इस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बात करते हैं आपके नेचुरल या फिर सिंथेटिक कलर्स की कि भाई और कौन से कलर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सिंथेटिक एंड नेचुरल। सिंथेटिक में कौन कौन से कलर्स हैं, उसमें बेसिकली कैरामल है, कोलतार डाइज है और लेक है। कैरामल बेसिकली बर्न शुगर है, ठीक है, स्वीटनिंग के लिए यूज़ की जाती है। कोलतार में जो एरोमेटिक एजोडाइज हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और लेक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली क्या होते हैं, एल्यूमिनियम कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए नेचुरल की, तो नेचुरल में अपन 3 तरीके से बात कर सकते हैं कि मिनरल से कौन सा मिल रहा है, प्लांट से कौन सा मिल रहा है और एनिमल से कौन सा मिल रहा है। मिनरल से जो नेचुरल सोर्स मिलते हैं वो अपने को मिलता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड,
प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट में बेसिकली जो इंडिगो प्लांट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसके अंदर से अपने को जो इंडिगो कलर है वो मिलता है। इंडिगो बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो फेरा टिंटोरिया। और उसके बाद बात करेंगे कैरेट से अपने को बीटा कैरोटीन मिलता है, वो भी है जो कि पर्टिकुलर उसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो टर्मरिक है, मैरीगोल्ड है, कमला है, उससे अपने को येलो कलर मिलता है जब अपन प्लांट सोर्स की बात करें, ठीक है। एनिमल सोर्स की अगर बात की जाए तो एनिमल सोर्स में अपन 2 सोर्सेज यूज़ करते हैं एनिमल के टू प्रोड्यूस कलर। सबसे पहले तो है कॉन्च इंसेक्ट, एक पर्टिकुलर इस तरीके का एक इंसेक्ट होता है जिसके अंदर से अपने को रेड कलर मिलता है, ठीक है। ये इस तरीके का इंसेक्ट होता है, इसे सिस्टम के अंदर बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद यह सारा का सारा जो अपना कलर है रेड, वो सिस्टम के अंदर है जो कि ड्रॉप कर देता है। इसे बहुत समय से है जो कि रेड कलर के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा एक पर्टिकुलर कलर रहता है आपका ब्लू, जो कि बेसिकली इस तरीके का एक स्नेल होता है, उसकी टेल से आपको मिलता है, विच इज़ नोन एज टाइरियन ब्लू फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ स्नेल, ठीक है। यहाँ से ये आपको है जो कि कलर ऑब्टेन होते हैं अगर अपन एनिमल सोर्सेज की अगर बात करें तो ये तो हो गया आपका कलरिंग एजेंट। मोस्टली मैंने देखा है कि अधिकांश एग्जाम्स के अंदर आपको कलरिंग एजेंट ही पूछा जाता है क्योंकि यही आपके डिटेल में दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें फ्लेवरिंग एजेंट की तो भाई सिंपल बात है, फ्लेवरिंग एजेंट कौन होंगे, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि आपको ऑर्डर या फिर टेस्ट है जो कि दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपको जस्ट 3 पॉइंट याद करने हैं। दूसरा, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 से 0.75 यूज़ की जाती है। प्लस इन्हें अपन ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते या फिर ऐसी कोई फॉर्मुलेशन जिन्हें हीट किया जाता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये थर्मोलेबाइल है, गर्मी से है जो कि डिग्रेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि आपको पर्टिकुलर किसी का फ्लेवर चेंज करना है, किसी को और ज़्यादा टेस्टी बनाना है, तो आप कौन कौन से पर्टिकुलर सिस्टम्स में उसको ऐड कर रहे हो। तो पर्टिकुलर अगर आपका प्रोडक्ट सॉल्टी है तो वहाँ पे आप एप्रिकॉट, बटर स्कॉच, पीच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बीटर है तो चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, लिक्वोराइस यूज़ कर सकते हो, मिंट, चेरी, एनीस या फिर रेसबेरी यूज़ कर सकते हो। स्वीट है तो वेनीला, फ्रूट्स, बेरीज यूज़ कर सकते हो। और अगर सॉर है तो सिट्रस फ्रूट या फिर रेसरबेरी भी यूज़ की जा सकती है। इसमें सिर्फ आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है जहाँ पे बेसिकली कौन से पर्टिकुलर टेस्ट को मास्क करने के लिए अपन किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट की तरफ, जो है आपका स्वीटनर्स या फिर स्वीटनिंग एजेंट। तो नाम से पता चल रहा है अगर आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर स्वीटनेस बढ़ानी है तो आप स्वीटनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर तो बेसिकली उसके ऑर्डर को या फिर टेस्ट को अलग करने के लिए है, वह स्वीटनेस आप पर्टिकुलर उसमें स्वीटनेस है जो कि ऐड करना चाह रहे हो, उसका जो बीटा टेस्ट है उसको मास्क करने की इच्छा रख रहे हो, ठीक है। दूसरा, मोस्टली इनिशियल टाइम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या थे, वह शुगर जो चीनी थी, सुक्रोज थी, उसी को स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाना लगा। बट धीरे धीरे देखा कि भाई काफ़ी सारे जो डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ पेशेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते, शुगर को ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूज़ कर लें तो क्रिस्टल बन जाते हैं, और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी था, ठीक है। और दूसरा, एक हैबिट बन रही थी या फिर पर्टिकुलर कोई डिजीज़ या फिर कैलोरी है जो कि ऐड हो रही थी, तो उसके कारण इसके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव बने टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कैलोरीज या फिर रिड्यूस द या फिर अवॉइड द डिजीजेज। तो उसके आधार पर कौन कौन से अपने को स्वीटनर्स देखने को मिलते हैं मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर शुगर की बात करें, स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो दे आर यूज टू मास्क द बीटर टेस्ट, और द मोस्ट फेवरेबल स्वीटनिंग एजेंट इज शुगर, ठीक है। फिर आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए अगर आप स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में वो यूज़ हो जाना चाहिए। दूसरा, सिस्टम के साथ स्टेबल हो, कोई बीमारी क्रिएट ना कर दे लाइक कैलोरी, डायबिटीज़ या फिर कैंसर। हर एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ आपके कंपेटेबल हो, चीप हो और आसानी से मिल भी जाए। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है, एक आपका नेचुरल और एक आपका सिंथेटिक। नेचुरल की बात की जाए तो जो सुक्रोज है, लिक्विड ग्लूकोज है, वो सारे के सारे एजेंट हैं जो कि आप नेचुरल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सुक्रोज में बेसिकली आपको 2 कंसंट्रेशन हमेशा देखने को मिलती है, बहुत बार मॉडल पेपर में या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। आईपी की कंसंट्रेशन है 66.67 एंड यूएसपी की है 85% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं सुक्रोज की कंसंट्रेशन को यूज़ करने के। उसके अलावा लिक्विड ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो हाइड्रोलाइसिस है बेसिकली स्टार्च का, जो कि स्वीटनिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल शुगर की बात की जाए तो ये क्यों आए, ताकि पर्टिकुलर बीमारियां नहीं लगे जो सुक्रोज हो रही थी, साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन भी ना हो, प्लस जो स्वीटनिंग है वो भी ये ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन था सबसे पहले, सेकेलिन। सेकेलिन की खास बात क्या थी कि 500 टाइम ज़्यादा स्वीट है एज़ कम्पेयर टू द सुक्रोज। बट इसकी दिक्कत क्या थी कि एक तो ये जब टेस्ट खत्म होता है तो एक बीटर टेस्ट आता है, इसका खारा सा लगता है प्रोडक्ट आपको, साथ ही साथ ये कार्सिनोजेनिक भी है, ठीक है।
तो इसलिए इसका धीरे धीरे उपयोग कम होने लगा। उसके बाद है जो कि आपके सुक्रोलोज आया जो कि नॉन कैलोरिक नॉन न्यूट्रिटिव था। उसके बाद ये नए प्रोडक्ट है जो कि एस्पार्टेम, नियोटेम एंड एलिटेम है, जो कि कोई भी कैलोरी प्रोड्यूस नहीं करते, डायबिटीज़ में भी पर्सन यूज़ कर सकता है और इनका कोई भी बीटर टेस्ट भी नहीं है। और साथ ही साथ इनकी जो स्वीटनेस है आपके पर्टिकुलर सुक्रोज से बहुत ज़्यादा है। लाइक एस्पार्टेम की बात करें तो 180 से 200 टाइम्स ज़्यादा है, नियोनेम्स की बात करें तो 7000 से 1300 ज़्यादा है, एलिटेम की बात की जाए तो ये 2000 टाइम है जो कि ज़्यादा है। यानी कि इनकी स्वीटनेस भी बढ़ गई, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं दे रहा और पर्टिकुलर कोई डिजीज़ भी क्रिएट नहीं कर रहा, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव है अगर अपन दूसरों को कंपेयर करें तो। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, आपके सारे के सारे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स डिस्कस कर लिए। उसके अंदर मैंने आपको है जो कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आपके प्रिजर्वेटिव्स की, ये कौन कौन से प्रिजर्वेटिव अपन है जो कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम में ऐड कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।